हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको मतलब यूपीएससी आरपीएससी का कोई भी फार्म भरना है तो आपको ओटीआर कैसे करना है, और आपको फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी आपको फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और उन चीज़ों का आपको कहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी का वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। और वो वैकेंसी का नाम है आपके नगर पालिका ईओ की। तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ फॉर्म आपको कैसे भरना है। आप सभी की एसएसओ आईडी होना अनिवार्य है। जिन बंदों की एसएसओ आईडी नहीं है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके और मेल या जन आधार कार्ड से भी आप एसएसओ आईडी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब मेरी जैसे कि एसएसओ आईडी है तो मैं वो डाल देता हूँ। आप देख सकते हो आराम से हर एक चीज़ डिटेल्स आप ध्यान रखें। आईडी पासवर्ड डाल के और आपको ओपन करना है, और आपका आईडी पासवर्ड गलत भी हो सकता है, जैसे कि अभी मेरे बता रहा, देख लो भाई साहब। यानी कभी कभी इतने आइडिया हैं पासवर्ड भूल भी जाते हैं, तो टेंशन ना लें। अब आपको जैसे ये ओपन होगा आपके पास सारे डाटा ऐप आने चाहिए, देख लो ये सारे ऐप आ रहे हैं। अब आपको इसमें करना क्या है कि रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पे लिखना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल जो पहला रहेगा वही आपको सेलेक्ट करना है। रिक्वायरमेंट स्ट्रिक टू है वो आपको सेलेक्ट नहीं करना। ये आपके आपके सामने मेरी प्रोफाइल तैयार है। अब मैं आपके जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा, इसमें मांग रहा है भाई वन टाइम ओटीआर आपको कंप्लीट करना होगा, उसी के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ओके नाउ ओटीआर करने के लिए तैयार हूँ और अपना ओटीआर फॉर्म तैयार करूँगा मैं। तो आपको इसमें करना क्या है कि इसमें तीन ऑप्शन है। एक तो आप जैसे कि जन आधार कार्ड से कर सकते हो, यहाँ पे डाल के जन आधार कार्ड नंबर, ठीक है। अब जिन किन बंदों के पास जन आधार कार्ड नंबर नहीं है, जैसे आउट ऑफ राजस्थान है, तो उनके पास भी जन आधार कार्ड नंबर कहाँ से आएगा। तो उसको आई वांट नॉट बी रिसीव डाटा, और उसके बाद हम वो आधार कार्ड नंबर डाल के कर सकते हैं। अब मान लो किसी बंदे के मतलब पास आधार कार्ड नंबर भी नहीं है, आधार कार्ड में नाम डिटेल्स वगैरह कुछ गलत आ रही है, तो मतलब वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा, तो उसको दिक्कत नहीं है। उसको ये भी फॉरगेट कर देना है कि भाई मैं इसके आधार पे भी नहीं करूँगा। तो अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, पिता का नाम वगैरह सब टोटल आ जाएगा। उसको करना क्या है कि यहाँ पे मतलब सेकेंडरी एजुकेशन 10th की मार्कशीट डालनी है, और एक आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कुछ भी डाल सकता है। दो डॉक्यूमेंट डालना अनिवार्य है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे आप दो डॉक्यूमेंट डालोगे आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। वैसे मेरे पास अभी आधार कार्ड नंबर है तो मैं आधार कार्ड से ओटीआर करूँगा, क्योंकि मैं एसएसओ आईडी में मेरा नाम वगैरह टोटल सही है आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड से ओटीआर करूँगा। जिन बंदों के पास आधार कार्ड में नाम वगैरह डिटेल्स गलत है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड होंगे तो 10th की मार्कशीट के आधार पे होंगे, वैसे नहीं होंगे। चलो, ओटीआर सिस्टम्स मैंने ओपन किया है और मैंने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आपको दिख रहा है। वैसे ओटीपी आ जाएगा मेरे मोबाइल पे, तो मैं ओटीपी आते हैं इसमें सबमिट कर दूंगा। वेरीफाइड ओटीपी के दबाएंगे अपन, तो आधार कार्ड वेरीफाइड हो गया है। देख लीजिए, नाम, पिता का नाम और मेरा डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट आ चुका है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर इसी में अटैच कर दूंगा, ठीक है, और मेल आईडी इसी में आ जाएगी आपको, जिससे आपने एसएसओ बना रखी है उसे। और टीआर कंप्लीट करेंगे, इसमें नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ आप कंप्लीटली देख लीजिए, और जेंडर, क्योंकि इन चीज़ों में कभी भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे वन टाइम ओटीआर कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। मेरे तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने अपना ही फॉर्म फिल किया है वैसे। और आपको सबमिट ओटीपी लेगा, वो भी आपके मोबाइल पे आएगा। ओटीपी वेरीफाइड करना है आपको। तो ये देखिए, मेरा ओटीआर आईडी जनरेट हो चुकी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ओटीआर जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें होम पेज में सारी डिटेल भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी डिटेल भरोगे तो आप दो फॉर्म भरने जितनी जगह खो दोगे, टाइम चला जाएगा आपका। अब मैं लोकल सेल्फ ऑफिसर पे क्लिक करूँगा, और रेवेन्यू ऑफिसर्स और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड ईओ एजुकेटिव ऑफिसर्स, तीनों के फॉर्म आपके सामने ओपन हो रहे हैं। तो मैं एजुकेटिव ऑफिसर्स में एलिजिबल हूँ, तो मैं वही अप्लाई करूँगा, और उसी के बारे में आपको डिटेल दे रहा हूँ। और सिविल्स वालों के लिए सेम डिटेल रहेगी, सिर्फ क्वालिफिकेशन डिटेल में चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो मैं अब इसमें आपको देख लो, मेरी डिटेल्स इसमें टोटली शो हो रही है। तो मैंने अधिकतर पहले से भर रखा था, तो सारी डिटेल इसमें शो होगी। ठीक है, आधार कार्ड से वेरीफाई किया तो आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी इसमें आ चुका है। और इसमें व्हाट्सअप नंबर वगैरह अगर आप मांग रहा है तो मैं इस सेम ही नंबर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जन आधार कार्ड मेरे को डालना ही नहीं है। अब आपको इसके सामने लिखा है कि आवेदन के लिए विकल्प चुनें, यदि लागू हो तो अतिरिक्त सरणी का विश्लेषण करें। मंत्रालय कर्मचारी यानी एमई का आपके पास विकल्प टिक है,
ठीक है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ME यानी कि मिनिस्ट्रियल सर्विसेज में जो लगे हुए हैं उनके लिए भी इसमें ऑप्शंस है, इनका कोटा अलग रहता है। तो आपको इसमें देख लीजिए, एम्प्लॉय ऑफ द मिनिस्ट्रियल सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नगर पालिका स्तर पर भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका मतलब मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि नगर पालिका में लगे हुए LDC वगैरह, उन सब का इसी में होगा। और जो अदरवाइज कहीं भी मतलब ऐसे कि सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के, जैसे कि कहीं तहसील ऑफिस में बाबू लगे हैं और हैं, उनका कोटा इसमें होगा। तो मिनिस्ट्रियल सर्विस के लिए उनके लिए यहाँ पे इनको सबमिट करना है सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। अगर वो नगर पालिका ही किसी के डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं तो उनको ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं जैसे किसी में नहीं लगा हूँ तो मैं नॉट एप्लीकेबल क्लिक करूँगा। और जो साधारण आदमी जो फॉर्म भरेंगे, सभी जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे हैं और या फिर कोई टीचर्स वगैरह लगे हैं, तो वो उनको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है और अदरवाइज़ किसी पे क्लिक नहीं करना है। और ये SC ST के लिए अप्लाइड होता है। इसके बाद में अगर आपको SC ST में नहीं आ रहे हो आप और आप नॉन TSP में आ रहे हो तो इसको आप नो करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रहे, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फॉर्म गलती हो गई तो आपको 350 दे के उसको करेक्शन करना होगा। और इस चीज़ को ध्यान रखें, 350 में आप 2 फॉर्म भर सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। RPC का नियम ही ऐसा है। आपका एड्रेस चेक करना है, पत्राचार एड्रेस है। इसके बाद में आपको जहाँ का पत्राचार तो एड्रेस वो हो गया जहाँ आप मतलब प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो, बट इसमें जहाँ लिखा है कि डोमेस्टिक डिक्लेयर्स डिटेल्स, तो इसमें यहाँ पे जहाँ पे आपके पास मूल निवास है वहाँ का डिटेल डालना है। जैसे कि मेरे पास डेगाना का है जो कि हमारा होम टाउन है, तो मेरे पास मूल निवास वहीं का है तो मैं वहाँ का ही डालूँगा एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए, भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक कोटा लागू होता है वही इसको यस करेंगे। यस करने के बाद उनको इन सर्विस NOC टेकन या रिटायरमेंट दोनों में से एक ऑप्शन क्लिक करना है। अगर इन सर्विस NOC लेता है तो NOC रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ NOC डालना है, और रिटायरमेंट हो जाए तो PPO नंबर एंड रिटायरमेंट डेट डालना है। और उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए है यस, अगर आप हो तो यस करना है, वरना नो करना है। अब इसमें देखिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल सारे सर्टिफिकेट है। ओपन वालों को इसमें नंबर अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखें। ओपन वालों को ये नंबर नहीं देंगे। इसको अगर मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा। अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, ये ध्यान रखें। आपको गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो यस करना है, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट के। अदर स्टेट का अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। उसमें आपको कोटा भी नहीं मिलेगा अदर स्टेट वालों को अगर यस भी करते हैं तो। है तो इसमें इफ़ यू डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। मैं नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा। अगर आप NCC कैडेट है तो यस करें, वरना नो करें। भूतपूर्व कैदी, ये तो नो ही करना है। अगर आप हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे वैसे। अब आपका आ गया भाई सब ऑर्डिनेट, मतलब सब डिवीज़न गवर्नमेंट में एम्प्लॉय, आप स्थायी रूप से मौजूदा राजस्थान के गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो इसको यस करना है। इसको यस करने में आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। जैसे कि आप टीचर डिपार्टमेंट में हो तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट नाम लिखना है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट या संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं नहीं हूँ तो नो लिखूँगा। आपकी परिवार क्या है, 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है? अब मेरी तो कम है, वैसे ही मैं यस करूँगा, ठीक है। और अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको नो करना है। आप ये ध्यान रखें कि किसी भी बंदे का आय प्रमाण पत्र कभी भी मांगा जा सकता है और उसका फॉर्म कहीं भी रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आप इसको नो करना है। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, उसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको जिन्होंने मिनिस्ट्रियल MI, मतलब आपने मिनिस्ट्रियल जॉब में हो, आपने वो यस किया है तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्रियल्स एम्प्लॉय ME, आप LDC वगैरह कहीं लगे हो तो आपको यस करना है। अब आप देखिए, आप कहीं थर्ड ग्रेड टीचर हो या सेकेंड ग्रेड टीचर हो, आप यानी कि LDC हो या कुछ और डिपार्टमेंट में हो तो आप नॉन गेजिटेड एम्प्लॉय कहलाओगे। तो आपको ये कोटा भी लेना है तो इसको भी आप यस करना होगा, क्योंकि अधिकतर वैकेंसियों में देखता हूँ कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं करते हैं। हर एक की मैंने फॉर्म देखा, उसमें काफ़ी लोगों की ये गलतियाँ रहती है, वो नहीं करते हैं तो उनका कोटा ख़त्म हो जाता है। आपको बता दूँ, काफ़ी वैकेंसियों में 5 या से 10% तक कोटा होता है नॉन गेजिटेड एम्प्लॉय का, ठीक है। तो आप इसका भी अप्लाई करें। अब यह आ गया कि आप पंचायत समिति या जिला परिषद या स्टेट पब्लिक सर्विस में कहीं लगे हुए हैं तो आप एम्प्लॉय हो स्थायी रूप से, तो आपको यस करना है, वरना इसको नो करना है, ठीक है। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो RG मतलब यस ही करना है, अगर राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। रिलेटिव एनर्जी कमीशंस, अगर आप कहीं कमीशनिंग डिपार्टमेंट में हो तो आपको इसको यस करना है। आर्मी पर्सन, अगर आर्मी पर्सन से हो आप तो इसको यस करना है। तो अब मैं इन सबको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ किसी में भी। फिर आपको नेक्स्ट करना है, फॉर्म अप्लाई का नेक्स्ट लेवल है शैक्षणिक योग्यता।
अब भाई हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको ये पता ही होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता में 10, 12 और ग्रेजुएशन मांगा है इसमें। तो इसके अंदर कोई ख़ास मेथड नहीं है कि आपने क्या डाल रखा है। अब लोग क्या है कि भाई मेरे को बोल रहे हैं भाई आप ऐसा करो, कुछ भी कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा है तो उनको डाल दो। भाई साहब इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, बीए, बीकॉम, बीएससी और बीटेक। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है जिस वैकेंसी में आप अप्लाई करो। सिविल वालों के लिए सिविल की डिग्री चाहिए, बीटेक वगैरह, तो वो उनके लिए अनिवार्य है, ईवी। अब आपको बता दूँ 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों ही डालना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखें। और जो चीज़ आप नहीं डालोगे उसके लिए आप एलिजिबिलिटी खो दोगे। अब आपको सामूहिक सब्जेक्ट ग्रुप में क्या चाल डालना है, 10 तक तो क्या है कि सब सब्जेक्ट रहती है, तो ऑल सब्जेक्ट डाल देंगे अपन, ठीक है। और बोर्ड तो राजस्थान से हूँ मैं, तो आरबीएससी रहेगा मेरा। और आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक डालना है, डिटेल्स, परसेंटेज, आपका ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, वो डालना है। और 10th का डाल रहे हैं अभी, 69.50 आपका परसेंटेज है जो, वो डालना है। फिर आपका डालना है सब्जेक्ट, आपने जो 12th कर रखी है उसमें आपके सब्जेक्ट क्या रहा है, ठीक है, वो डालना है। जैसे मेरे साइंस होती तो मैं साइंस पीसीएम डालता या पीसीबी डालता, ठीक है, ये डालना अनिवार्य होता है, ये आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट ग्रुप अनिवार्य रूप से डालें। फिर आपका रोल नंबर, परसेंटेज, आप किसमें क्या है, जिस काफ़ी लोगों को 10, 12 सीजीपीए या ग्रेडेड भी होती है, तो उनको इस नियम दे के अकॉर्डिंग दे रखा है। परसेंटेज है तो परसेंटाइज डालें, ठीक है। और आपका ईयर और परसेंटेज डालना है, ठीक है। फिर आपको डालना है यहाँ पे आपका मतलब ग्रेजुएशन का से हो रहा है, किस सब्जेक्ट से होता है, बीकॉम, बीएससी, बीए, यानी इसमें ओनली फॉर आगे ग्रेजुएशन एंड इक्वल लिखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है कि आपने किस सब्जेक्ट से कर रखी है। बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग ही आ गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें मेरे को सब्जेक्ट डिटेल्स देने की आवश्यकता कोई नहीं है। रोल नंबर डालना है, रोल नंबर के परसेंटाइल में परसेंटेज डालना है। और 2013 में मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं वो डालूंगा, और ये मेरा परसेंटेज हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, बट डालने का कोई अनिवार्य औचित्य नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहा है। अदर क्वालिफिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 2 डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर एंड एजुकेटिव ऑफिसर। तो फर्स्ट आपको जो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फर्स्ट एजुकेटिव ऑफिसर लिया है ईओ के लिए, और सेकंड लिया है रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। तो मैंने दोनों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें कोई डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए अलग से डिटेल दी होती तो आप डालने का मतलब आपको नंबर दे रखे होते और कुछ होता तो डालने की अनिवार्यता है, वरना कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आपको इसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें आप। अब आप जैसे ही इसको सबमिट करो आपके पास फिर से ओटीपी आएगा मोबाइल पे। तो फॉर्म भराते समय आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप भले कोई भी अधिकारी हो या किसी भी पोस्ट पे हो, फॉर्म अपने सामने ही भराएं, क्योंकि गलतियां करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है फॉर्म में। और फिर क्या होता है कि आपको एक गलती के कारण आपका मतलब फॉर्म रोक दिया जाता है, कहीं जाके रिजेक्ट कर दे, तो मतलब कैंडिडेट को 5 साल में एक वैकेंसी आती है भाई सब, और उसी में भी अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया ना, तो समझ लो उसके कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखो, फॉर्म पूर्णतः कंप्लीट भरें और सारी डिटेल जान लें। फ़ोटो और सिग्नेचर की बात करें तो इसमें फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच है। मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था फॉर्म, इसलिए वही फ़ोटो साइन आ चुके हैं। और सिग्नेचर में 10 से 50 KB के बीच है। तो आपको इसके बाद में आपको बॉडी मार्क डालना है, मोल ऑन फेस है जो कॉमन, तो मैंने वो डाल रखा है। नेक्स्ट करते हैं, आपका फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। अब आप देख सकते हो फॉर्म प्रीव्यू आपके सामने है, कंप्लीट फॉर्म फिल है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स करें कि भाई मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, हम आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म एनालिसिस किया है और मैं खुद 5 साल से 10 साल से यही काम कर रहा हूँ फॉर्म फिलिंग का ही। तो इसके अंदर डाटा प्रोसीड का मेरा कंप्लीट नॉलेज है। तो काफ़ी चीज़ें लोगों को अटका रही है इस फॉर्म में, तो आप ये चीज़ का सलूशन मांगने के लिए आप कमेंट्स करें, हम आपको ज़रूर इसकी हेल्प करेंगे। देखिए कंप्लीट फॉर्म स्टार्टेड से कंप्लीट मैंने कंप्लीट भर रखा है मेरा फॉर्म। और आपको मैं बता दूं कि इसमें कहीं भी दिक्कत आने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे बैठे आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसे कि इसमें घोषणा कंप्लीट यस करूँगा और फिनिश्ड करते हैं। यहाँ पे पेमेंट के लिए मेरा OTP मांगा है, तो मैं फिर से OTP सबमिट करूँगा। अब देख लीजिए आप किसी फॉर्म के लिए कितना OTP बता सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्म फिल करते समय आपको वहाँ पे पास होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं होंगे तो फॉर्म में काफ़ी गलतियाँ हो सकती है, यह चीज़ का ध्यान रखें। ये लो जी, मैं पेमेंट प्रोसेस पे पहुँच चुका हूँ। मैंने जैसे ही बोला था 300 रुपये इसका मतलब करेक्शन चार्जेस, बट फॉर्म चार्ज 150 रुपये ही है, ठीक है। तो मतलब 2 फॉर्म भर सकते हो अगर आप
इसमें गलती कर दी तो आप देख लीजिए, आप 2 फॉर्म भरोगे तो उतने तब से आप यूँ ही दे पाओगे। ठीक है, अब मैं एज ए प्रोसीड कंप्लीट करूँगा पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे देखिए आप नेट बैंकिंग और यूपीआई वगैरह सारे ऑप्शन हैं। अब लोग यहाँ नेट बैंकिंग ओपन देखते हैं, यार इसमें नेट बैंकिंग है, नहीं, यूपीआई का भी सिस्टम नीचे दे रखा है, आप यूपीआई से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वॉलेट से करना चाहते हो तो वॉलेट से भी कर सकते हो। वैसे मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ, और नेट बैंकिंग इज़ ए सॉल्यूशन बेटर देन मोर। और यूपीआई भी अच्छा है, मैं आपको यूपीआई से करके बताता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास यूपीआई होता है, पर एज ए 4 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इसलिए मैं नेट बैंकिंग से ही करूँगा। कंप्लीट फॉर्म प्रोसेस हो जाए उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी डाटा को मतलब शेयर करने से पहले आप ओटीपी किसी बंदे से शेयर करने से पहले आप ये चीज़ जान लें कि आपका फॉर्म ही फिल कर रहा है, क्योंकि ओटीपी काफ़ी चीज़ों में यूज़ आ सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और फॉर्म फिल करते समय स्वयं वहाँ मौजूद रहें, क्योंकि गलतियाँ होने की संभावना फॉर्म में ज़्यादा रहती है, करेक्शन होने का संभावना भी बहुत कम रहता है, फिर मौका भी बहुत कम मिलता है। आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये लो जी, मैंने आपको कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट करके बता दिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बिना ओटीपी के आपके कुछ नहीं हो सकता। पेमेंट प्रोसेस इज़ नॉट कम्प्लीटेड, क्योंकि मैंने पेमेंट इससे नहीं काटा है। तो आप देख लीजिए फॉर्म फिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है इस चीज़ में फॉर्म में, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और अदरवाइज़ आपको कहीं और फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में आप वीडियो बना के बता देंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारा चैनल जॉब कैरियर पॉइंट आप उसे ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।